हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसको आगे कवर करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम लोग पहले देखेंगे और एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हुए थे वो आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वो बायोडाइवर्सिटी हैं, उसके अलावा जैव विविधता को किस तरीके से क्या क्या हम लोगों के पास क्या होते हैं बेनिफिट्स होते हैं डाइवर्सिटी के, और उसके अलावा कितने तरीके के हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, वो पाए जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक ये देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी रही है उसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, या फिर ये जो जैव विविधता है उसके कम होने से या उसमें से कुछ जीव जंतुओं के घट जाने से हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, या हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारे परितंत्र को क्या नुकसान होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को कवर करते हैं। एक एक करके हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने देखा कि जो अर्थ पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटीज़ हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में कंसीडर किया था। और आप लोगों ने देखा तो मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो अर्थ पर प्रेजेंट थे। तो ये आपके पास क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा, जिसके द्वारा हम लोग बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पैटर्न है वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ पर अलग अलग लेटीट्यूड्स को कवर करते हैं, अलग अलग लेटीट्यूड्स में जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी की रेंज क्या होती जाती है, चेंज होती जाती। यहाँ पे हमने देखा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो होता है इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट एंड एनिमल्स की, ये कैसी नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, सेम, के जो आपकी डाइवर्सिटी है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स ये सेम नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्यों नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि हम अपने जो वर्ल्ड है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अलग अलग लैटिट्यूड में विभाजित कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कि अर्थ को डिवाइड करने वाली जो सेंट्रल लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जब जब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटर के आसपास की डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नियर ट्रॉपिकल एरियाज रहेंगे आपके पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला, ये क्या रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन रहेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, ये 23.5 डिग्री साउथ होगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं ये टेम्परेट एरिया आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी आपका 66.5। उसके बाद आप देखेंगे तो दिस वन इज पोलर एरिया, ये पोल्स हैं, तो ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, साउथ पोल, और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं अर्थ में आगे बढ़ते जाएंगे इक्वेटर से पोल्स के साइड पे,
चाहे आप इस तरफ बढ़ें या फिर आप इस तरफ बढ़ें, जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, आप इक्वेटर से पोल्स के साइड पे जाओगे तो आपको डाइवर्सिटी क्या होगी, कम मिलेगी देखने को। ये आप अब NCERT के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आप कवर कर पाएंगे इस पूरे टॉपिक को। देखते हैं आगे। इन जनरल जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। NCERT बोल रही है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अभी यार मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बताया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स के साइड पे जाते जाएंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिक्स के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल जो आपके पास क्या रहेंगे, लेटीट्यूड रेंज रहेगी, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये ट्रॉपिकल रेंज है आपके पास, अभी आपको बताया जा चुका था, दिस इज ट्रॉपिकल रेंज। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इनमें मोर स्पेशीज हैं देन टेम्परेट और पोलार एरिया। तो उनका कहना ये है कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, दिस ट्रॉपिकल एरिया हैव मोर डाइवर्सिटी, इनके पास क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये एरिया जो रहा है ना, इसको आप लोगों ने पढ़ा था कि काफ़ी लंबा एवोल्यूशनरी टाइम मिला हुआ है और डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी कम होते हैं। उस चीज़ को हम लोग NCERT में अभी आगे लाइन्स में देखेंगे। तो इन एरियाज़ की अपेक्षा जो ये आपको एरियाज़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये एरियाज, ये एरिया कौन से वाले आ जाएंगे, दीज आर टेम्परेट एरियाज। कौन से एरिया रहेंगे, टेम्परेट एरियाज। तो इन टेम्परेट एरियाज की अपेक्षा ये वाले जो एरियाज होते हैं, इन एरियाज में डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने मिलती। ट्रॉपिकल लेटीट्यूड रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज हैं देन टेम्परेट और पोलार एरिया। देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दीज आर पोलार एरियाज। और ये आपके पास कौन से एरिया होंगे बेटा, ये टेम्परेट एरियाज होंगे। कोलंबिया करके एक कंट्री है, आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था इस चीज़ के बारे में कि जो कोलंबिया है, कोलंबिया कहाँ पर लोकेटेड है बेटा, नियर दी इक्वेटर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लिखा हुआ है पॉइंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोलंबिया का पढ़ा था, ये इक्वेटर के पास की कंट्री है। इसमें नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ क्या हैं, बर्ड्स हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि है 1.9 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी नियर यहाँ पे होगा, तो इसमें केवल 105। आप सपोज करो उनका कहना है कि इस एरिया में कितना जो बायोडाइवर्सिटी 1400 स्पीशीज है ऑफ बर्ड्स है। वियर्स आप यहाँ पे देखोगे उनका कहना है इस वाले एरिया में कितने रहेगा, 105 स्पीशीज। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है किस एरिया से, कि आप जब इक्वेटर से किस साइड पे जा रहे हैं, पोल्स के साइड पे जा रहे हैं, तो आपको खुद दिखाई पड़ रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी रेंज है ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम लोगों को यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ग्रीनलैंड जाएंगे आप जैसे जैसे थोड़ा और ऊपर, ये देखें हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इक्वेटर पे थे, इक्वेटर से हम लोग क्या हुए, थोड़े से और आगे बढ़े, आगे कहाँ पर बढ़ गए, हम लोग बढ़े 41 डिग्री नॉर्थ पे। देन आप कहाँ पे जाते, ग्रीनलैंड, जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे होगा, यानी समथिंग यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड जाते जाते ओनली 56 स्पीशीज रह जाते हैं किस चीज़ के, वर्ड्स के। अब आप देखते हैं इंडिया जो है, इंडिया भी आपके पास क्या रहेगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ऑलमोस्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका जो लैंड एरिया है इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। कारण क्या है, बिकॉज इंडिया लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, इस ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया क्या है, लोकेटेड है। तो इंडिया के पास आपके पास क्या है,
लेटीट्यूड लेस देन आपके पास क्या रहेंगे 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि चीज़ को कि जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि इक्वेटर, अभी हम लोगों ने इक्वेटर के पास के ही जो बर्ड्स की क्वांटिटी देखी थी, तो आप देखेंगे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीशीज ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट के 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज देखने मिलते हैं हम लोगों को यहाँ के फॉरेस्ट में देन दैट ऑफ, अगर आप टेम्परेट रीजन्स की बात करें जैसे मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अगर आप मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में जाते हैं तो आपको वहाँ जितने प्लांट्स देखने मिलेंगे वेस्कुलर प्लांट्स मतलब हायर प्लांट, तो आपको जितने हायर प्लांट वहाँ देखने मिलेंगे उसके 10 गुना ज़्यादा प्लांट्स जो रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है उसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। आपको पता है कि साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने वाले क्षेत्र में से एक है। तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है इन अर्थ। इट इज होम टू मोर देन 40,000। होम टू मोर देन 40,000 का मतलब वहाँ पर 40,000 स्पीशीज प्लांट के हैं, 3,000 स्पीशीज फिशेस के हैं, 1,300 स्पीशीज बर्ड्स के हैं, 427 स्पीशीज मैमल्स के हैं। तो आपको एज इट इज़ ये सारा का सारा जो नंबर है वो याद रखना है एज योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आपसे ये जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन वाले टॉपिक्स को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि वाई ट्रॉपिकल एरियाज है मोर स्पीशीज देन दैट ऑफ टेम्परेट और पोलर एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है पोलर एरियाज और उसके अलावा टेम्परेट एरियाज की अपेक्षा? तो उस चीज़ का कारण क्या रहेगा कि जो स्पीशिएशन होता है वो जनरली फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अनलाइक टेम्परेट रीजन्स जो हैं उनकी अपेक्षा जो आपके पास क्या रहा, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स रहे वो अनडिस्टर्ब रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, यानी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज फ्लक्चुएट नहीं होता रहा है। उनको एक लंबा एवोल्यूशनरी टाइम मिला डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जबकि आप देखेंगे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट रीज़न आपके पास क्या रहेगा कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल। इस वाले शब्द का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। लेस सीजनल का मतलब क्या रहेगा, यानी यहाँ पे सीजनल जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए क्या है, कम मिलेगी। सीजन्स आर मोर प्रेडिक्टेबल। तो मोर प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होता है कि दिसंबर वाला जो मंथ होगा वो ठंडों वाला मंथ होता है, वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। जून वाला महीना होगा तो उस समय में गर्मियाँ होंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसी तरीके से कई सारे क्या होते हैं ऐसे जीव जंतु होते हैं जो आपके सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेप्टाइल्स वगैरह। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये जब इनका एडवर्स जो कंडीशंस होते हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, तो उस दौरान ये क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को छुपा लेते हैं उन कंडीशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जो अनलाइक टेम्परेट एरियाज में लेकिन ये वाला फिनोमेना नहीं है, वहाँ पे सीजनल
डाइवर्सिटी आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तो रिलेटिवली मोर आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके के कांस्टेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये स्पेशलाइजेशन जो होगा ना, नीचे स्पेशलाइजेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकें, अपने आप को फर्दर मोर डेवलप कर सकें, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो जिससे डाइवर्सिटी जो होगी वो बढ़ेगी। उसके बाद फिर आप थर्ड रीज़न देखते, ये वाला रीज़न आपका फर्स्ट रीज़न था, फिर आपने देखा यहाँ पे ये आपके पास सेकेंड रीज़न रहा। थर्ड रीज़न अगर हम लोग देखते हैं तो देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। फिर से हम लोग लास्ट उसी डायग्राम पे, जो डायग्राम हम लोगों ने अभी बनाया था उस पे अगर आ जाएं तो आप देखेंगे एक छोटू सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सन बनाते हैं, ये सन है, जो सनलाइट है, सनलाइट मोस्टली आप खुद देखेंगे कि जो इक्वेटर वाला रीजन रहेगा और ये वाला रीजन जो है दिस, ये ट्रॉपिकल एरिया हम लोगों ने बनाया हुआ था। और ये आपके पास तो आप देखेंगे कि अगर ये वाला जो एरिया होता है दैट इज ट्रॉपिकल एरिया, इस एरिया में क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट, मोर सोलर एनर्जी जो रहेगा यानी सन से आने वाली एनर्जी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है इस एरिया में। क्या रहेंगे, दिस एरिया गेट मोर सोलर एनर्जी, जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी होगा आपको पता है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, वो भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। तो आप याद रखना, हाई सोलर एनर्जी लीड्स टू द हाई प्रोडक्टिविटी। व्हेन प्रोडक्टिविटी इज हाई, जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इन टर्न क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होगी, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी अच्छा खासा होगी। तो फूड जब अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होगा तो फिर क्या रहेगा कि ऐसी जगहों पर कई सारे जो स्पीशीज होंगे उनके लिए ये पॉजिटिव कंडीशंस होंगी और वो यहाँ पर डेवलप होंगे। तो ये तीन मेन कारण हैं जिनके द्वारा जो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो ये वाला रीजन रहेगा ट्रॉपिकल रीजन, इट हैव मोर डाइवर्सिटी देन दैट ऑफ टेम्परेट या फिर पोलर रीजन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखा था। ये स्लाइड हो सकता है मे बी आपको थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो, लेकिन टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर है और बाकी मैं बोलती जाऊंगी तो उससे आपको ये क्लियर रहेगा। आपको इस चीज़ की PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप देखेंगे कि इस चीज़ के बारे में अब नेक्स्ट कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, हम लोगों ने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे इस एरिया को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो बढ़ती जाती, यानी कि स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में कम स्पीशीज, आप जैसे जैसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सप्लोर करते जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा पाई जाएगी। हम लोग देखेंगे कि चीज़ को कि ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है
जब साइंटिस्ट थे जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिकन जंगल्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है, उन्होंने क्या किया, उसको एक्सप्लोर किया और उन्होंने क्या बताया कि विद इन आ रीजन जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती जाती है विथ इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट। इसको मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि विद इन आ रीजन species richness increases with किस चीज के साथ, species richness increases with increasing explored area। जैसे जैसे आप ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बट अप टू अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, देन इट बिकम कांस्टेंट बट अप टू अ लिमिट। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया जो है फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, यानी आप एक बड़े रेंज के लिए देखते हैं जब, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गए, बर्ड्स हैं, बेट्स हैं और उसके अलावा फ्रेश वाटर फिशेस, यानी जब वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा बहुत सारी स्पीशीज के लिए देखते हैं तो ये जो आपके पास ग्राफ रहेगा वो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। देखेंगे आप इसको कि ये ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ becomes rectangular hyperbola, जिसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला भी लास्ट टाइम बताया था जिसमें आपके पास था s is equal to ca to the power z। ठीक, तो ये वाला जो फिगर है दिस डिपिक्टिंग दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देखोगे यहाँ पे कि जब हम इसको लॉगरिथमिक स्केल पे स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि हमको इक्वेशन जो लॉग इक्वेशन होती है वो बनती log s is equal to log c प्लस z log a। हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। s जहाँ पे क्या है आपके पास स्पीशीज रिचनेस है, वेयर a जो है a इज एक्सप्लोर्ड एरिया। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता जाता है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती। अब z यहाँ पे जो z है, z इज इम्पोर्टेंट, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। आप देखते हो यहाँ पे ये स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंट, यहाँ पहुँचोगे तो स्लोप ऑफ द लाइन इट विल डिफरेंट, फिर उसके बाद आप यहाँ जाओगे तो स्लोप ऑफ द लाइन बदल जाएगी, यहाँ जाओगे तो और बदल जाएगा। तो यानी कि आपका कहना है कि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, आप इतने एरिया में थे, स्लोप ऑफ द लाइन आपको दिख रहा है, फिर आप एरिया एक्सप्लोर करोगे आपको स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंट दिखेगा, देन आप और एरिया एक्सप्लोर करते हैं आपको स्लोप ऑफ द लाइन डिफरेंट मिलेगा। आप जब और ज़्यादा एरिया को क्या करते हो, कवर करते हो, then you will get slope of the line also different। तो देखते हैं z का वैल्यू होता है वो आपका अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग होगा। छोटे एरिया के लिए z का वैल्यू कम होगा, बड़े एरिया के लिए z का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे c जो है, c एक बाय इंटरसेप्ट है। उसके बाद आप देखते जो z का रेंज है, z का रेंज आपका छोटे एरिया के लिए क्या रहेगा, 0.1 से लेके 0.2 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ, जो आपके पास एक वाइड एरिया के लिए या फिर आपके पास क्या रहेगा, वाइड वैराइटीज ऑफ टेक्सा के लिए और लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए जो z का वैल्यू है ये आपका क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो है कैलिफोर्निया में और मोलस्कास है न्यूयॉर्क स्टेट में, यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन जो रहेगा वो आपका क्या होता है, ये अलग होता है, ये किस तरीके से। बट अगर आप एनालाइज करते स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को, एक वेरी लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया के लिए, यानी एंटायर कॉन्टिनेंट को जब आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, तो जो आपका क्या रहेगा, स्लोप ऑफ द लाइन रहेगा वो स्टीप हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 0.6 से लेके 1.2 तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूजीबोरस का मतलब है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, उनके लिए स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यानी आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हम लोग को यही चीज़ यहाँ से कवर करनी है कि कितना जो आपके पास क्या रहेगा, z का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के लिए। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि जो आपके पास क्या रहेगी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में कवर करना है। बाकी क्या है कि नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इन्हीं जो आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी को किसी प्रकार से लॉस होता है तो उससे हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पारितंत्र को क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग फिर आगे वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। देखते हैं सबसे पहली चीज़ हम लोग कि जो आपके पास इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की, स्पीशीज डाइवर्सिटी की टू द इकोसिस्टम, वो क्या है कि जो स्पीशीज़ होते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़, वो आपके क्या फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। किस तरीके से ज़रूरी है तो देखेंगे। फॉर मैनी डिकेड इकोलॉजिकल जो इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक, उन्होंने क्या किया, दे बिलीव दैट द कम्युनिटीज विथ मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीशीज। इनका एक कंक्लूजन है कि ऐसी कम्युनिटियाँ यानी ऐसी प्रजातियां जिनके पास ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, जबकि ऐसी प्रजातियां जिनके पास कम स्पीशीज़ हैं वो कम स्टेबल हैं। तो जो बहुत सारी इकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, ये कंक्लूजन दिया है कि जो स्पीशीज़ होती हैं जिनके आपके पास क्या रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ हो, ऐसे ग्रुप, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक अर्थ पर बने रहते हैं और उसके अलावा उनके पास क्या रहेंगे, सर्वाइवल बेनिफिट्स होते हैं। जबकि ऐसे स्पीशीज़ जिनके आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी कम होंगे तो वो क्या रहेंगे बेटा, कम स्टेबल रहेंगे। तो ये वाली जो फिनोमेना है आपको इसको याद रखना है कि जो जनरली आपके पास क्या रहेगा, ऐसे कम्युनिटीज जिनमें आपके पास क्या रहेगी, ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं वो स्टेबल होंगे, जबकि ऐसे स्पीशीज़ जिनमें ज़्यादा ऐसे कम्युनिटीज जिनमें ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं होंगे वो कम स्टेबल होंगे। फिर हम लोगों को देखना है नेक्स्ट कि स्टेबल कम्युनिटी के क्या फीचर्स हैं। तो स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है कि जिसमें ज़्यादा आपको अंतर देखने को ना मिले। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। पहला चीज़ है एक स्टेबल कम्युनिटी का फीचर, या तो वो रेजिस्टेंट हो या फिर वो रेजिलेंट हो। बात वही कि या तो वो रेजिस्टेंट हो या रेजिलेंट हो किस चीज़ के प्रति, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, यानी मानो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई मैन मेड आप मान लो ह्यूमन बींग्स ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ऐसा नहीं कि वो स्पीशीज़ क्या होता है नेचर से एलिमिनेट हो जाए। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्पीशीज़ कैसी होनी चाहिए, ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, वो रेजिस्टेंट हो कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ रही है या फिर मानव निर्मित कोई आपदा है तो उससे वो क्या कर सकें, अपने आप को बचाव कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे ये दे मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। देखो एक तो आपके पास क्या रहा ये कि जो स्पीशीज हैं उनमें आपके पास वो या तो रेजिस्टेंट थी या फिर रेजिलेंट थी। फिर उसके बाद आपने किस चीज़ को देखा कि जो ये आपके पास क्या रहेंगे,
एलियन स्पीशीज़ होते, एलियन यानी कि फॉरेन स्पीशीज़ जो हैं आपके पास आ रहे हैं, तो उन फॉरेन स्पीशीज़ के इन्वेजन से भी वो क्या रहे हैं, अपने आप को रेजिस्ट करके रखें। फिर डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म इकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया आउटडोर प्लॉट्स पे और कुछ आंसर्स दिए इसी चीज़ से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि ऐसे एरियाज, प्लॉट्स का मतलब एरिया, ठीक, तो उनका कहना है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या हैं, ज़्यादा स्पीशीज हैं, शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, उनमें वेरिएशन आपको कम देखने मिलती टोटल बायोमास में। जबकि ऐसे एरियाज, ऐसे प्लॉट्स जिनमें आपके पास क्या हैं, जो स्पीशीज हैं वो आपके पास क्या हैं, कम हैं, तो उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशन बायोमास में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं पॉल एरल्च करके, उन्होंने क्या की थी, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि एक अच्छा सा टॉपिक आपके पास रहेगा। इसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम को कंपेयर किया था किस के साथ, एयरप्लेन के साथ। जो इकोसिस्टम है उसको अगर हम एक एयरप्लेन मानते हैं तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लॉस को समझ सकते हैं कि जो इतनी ज़्यादा जो जैव विविधता है, हम लोग जिस जैव विविधता के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है यहाँ से। और यहाँ से एक आप अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं किस चीज़ के प्रति, कि क्या रोल है स्पीशीज़ का हमारे इकोसिस्टम में। आप देखेंगे कि जो रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस है, यहाँ साइंटिस्ट है एक सैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट रहे पॉल एरल्च, इन्होंने एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम माना और उन्होंने बताया कि जो एयरप्लेन होता है ये क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पार्ट से जुड़ करके बना हुआ होता है, यानी उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिबिट्स पाए जाते हैं। रिबिट्स मतलब पार्ट ऑफ एयरप्लेन। तो अगर एक पैसेंजर जो उसमें ट्रेवल कर रहा वो एक रिबिट को उठा करके अपने साथ में ले जाए, यानी कि इकोसिस्टम से एक स्पीशीज गायब हो रही है, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। इससे क्या, कोई फ्लाइट सेफ्टी को यानी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझो प्रॉपर जो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है वो हार्म नहीं होगा इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा पैसेंजर्स क्या होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं और एक एक पार्ट को लेकर के जा रहे हैं, यानी इकोसिस्टम से ज़्यादा स्पीशीज क्या हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो प्लेन बिकम डेंजरसली वीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप भी एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और आप उस एयरप्लेन से उतरते हैं, आपके साथ बैठे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सारे अपने साथ ही एक पार्ट ले आएंगे, तो एयरप्लेन वीक हो जाएगा ना। उसी तरीके से इन्होंने समझाया कि अगर इकोसिस्टम से एक एक करके स्पीशीज़ एलिमिनेट होते रहे, स्पीशीज़ क्या हुए, गायब होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे भी क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम को हार्म होगा। अब फर्दर मोर उससे भी ज़्यादा उन्होंने बोला कि कुछ रिबिट्स ऐसे जो क्रिटिकल रिबिट्स हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट रिबिट्स हैं, अगर उनको क्या किया जाए, उनको हटा दिया जाए और वो रिमूव हो जाए, यानी लॉस ऑफ रिबिट्स ऑन द विंग्स। आपको पता है एयरप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, विंग्स वाला। तो अगर विंग्स से रिबिट्स को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यानी कि इकोसिस्टम की कोई मेजर स्पीशीज जो है उसको क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि इकोसिस्टम के फंक्शंस को फ़र्क पड़ेगा। जैसे फ्लाइट की जो आपकी क्या रहेगी फंक्शनिंग, उसको फ़र्क पड़ेगा ना, उसी तरीके से इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को भी फ़र्क पड़ेगा। यानी ये माना जाए कि जो कुछ स्पीशीज़ हैं, ऑर्डिनरी स्पीशीज़ हैं, अगर उनका एक्सटिंक्शन होता है तो इकोसिस्टम को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोगों के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण से या फिर किन्हीं भी कारणों से कुछ की स्पीशीज़ हैं नेचर के, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है पहले उसको समझना होगा, देन फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी मैंने आपको बोला ना कि हम लोग क्या सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे कि किन कारणों से हमारी जो जैव विविधता है उसको क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, या फिर हमारी जैव विविधता को कौन से कारणों से नुकसान पहुंच रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या मेथड्स देखेंगे कि किन मेथड्स के द्वारा हम लोग हमारी जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में IUCN के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता रखा है, IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्थाएं हैं, एक्चुअल में आपने ऐसी कई सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो आप देखेंगे कि जो IUCN है, IUCN क्या करता है, वर्क करता है किसी से नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। तो 2004 में उन्होंने अपनी एक क्या दी, लिस्ट दी, और उस लिस्ट में उन्होंने ये क्लियर किया कि कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्या रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, या कितने गायब होने की कगार पे। एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि वो एक समय पे हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास नहीं हैं। जैसे आपने डायनासोर्स का नाम सुना है, लेकिन आपने उनको देखा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर करंट रेट से आपका ये एक्सटिंक्शन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो गायब होते रहे, तो इन फ्यूचर हम लोगों को नहीं पता होगा कि कौन हुआ करते थे। यानी जो आज पाए जाते हैं वो हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो, कि ऐसा हो कि वो हुआ करते थे वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। तो इसी को हम लोगों को देखना है कि इन्होंने IUCN की रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग क्या है कि 784 स्पीशीज जो हैं वो क्या हुए, वर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स। उनका कहना है कि कितने 784 जो स्पीशीज है, 784 जो स्पीशीज हैं वो क्या पिछले 500 साल में क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, यानी कि वो क्या हुए, इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो गए। इनमें से 338 जो स्पीशीज थे वो किसके थे, वर्टिब्रेट के थे। 359 स्पीशीज जो थे वो किसके थे, इनवर्टिब्रेट्स के थे। और 87 स्पीशीज जो थे, 87 जो स्पीशीज थे वो प्लांट के थे। इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे डोडो है, डोडो मॉरिशस से बिलोंग करता है। क्वागा अफ्रीका से बिलोंग करता है, ये डोडो बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने से, आप पहचान भी पाएंगे, ये क्वागा है। उसके बाद आप देखेंगे ये थाइलासीन है, ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता था। स्टेलर सी काउ है जो कि रशिया को बिलोंग करती थी, ये है। उसके बाद आप देखेंगे 3 सब स्पीशीज जो हैं, बाली, जबान और कैस्पियन जो टाइगर के स्पीशीज हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट आप देखेंगे सीन ही के इमेजेस को हम लोग आगे देख ले रहे हैं। इनके इमेजेस दिए हुए हैं हमारे पास, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये सारे जो आपके पास डोडो है, क्वागा, थाइलासीन, स्टेलर सी काउ और टाइगर्स, इन सबको आप देखेंगे डिटेल में। जैसे डोडो है, डोडो आपने देख लिया कि ये वाला जो आपके पास क्या रहा पक्षी, ये कहाँ से बिलोंग करता था, मॉरिशस से। आपको याद भी रखना है इनको कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे डोडो था वो कहाँ से, मॉरिशस से था। क्वागा जो था, क्वागा के बारे में आपने देखा कि क्वागा भी आपके पास कहाँ से था बेटा, ये अफ्रीका से था। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से था, स्टेलर सी काउ रशिया से थी। और ये वाले जो स्पीशीज हैं ये भी क्या हुए, एक्सटिंक्ट। 27 स्पीशीज डिसअपियर हो गए पिछले 20 सालों में। उसके अलावा आपके पास क्या रहेंगे कि फिर जो लेस देन आपके पास क्या है, मोर देन 15,500 स्पीशीज जो हैं वो आपके पास क्या रहे, फेस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी मोर देन 15,000 से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो अभी क्या कर रहे हैं,
जो एक्सटिंक्शन है उसको फेस कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। उसके अलावा आप देखेंगे 12% जो बर्ड्स हैं, 23% जो मैमल्स हैं, स्तनधारी बोलते हैं जिसको आप, एम्फीबियन जो आपके होते हैं ना, ये आप उभयचर, ठीक। तो 32% जो एम्फीबियंस हैं, उसके अलावा 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज, ये भी अभी फेस कर रहे हैं किस चीज़ को, एक्सटिंक्शन के खतरे को। नेक्स्ट आप देखेंगे कि करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट जो है, यानी कि आपने देखा 500 सालों में कितने, केवल इतने स्पीशीज जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करंट एक्सटिंक्शन रेट देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का तात्पर्य क्या रहेगा आपके पास कि कितना, 100 से लेके 1000 टाइम, यानी 100 से 1000 गुना ज़्यादा जो गति है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन जो हमारे अर्थ पर है वो हो रहा है। तो करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट 100 से लेके 1000 टाइम फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर यही जो ट्रेंड है वो चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ, यानी आपने पढ़ा कि मिलियंस में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, तो आधे से ज़्यादा तो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगले 100 सालों में। तो इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, रोकना है कि ऐसा ना हो। इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को इसे रोकना है, जो चल रहा है क्यों नहीं उसको चलने दे सकते हैं। उसके पीछे का कारण ये रहेगा कि ये मेन कॉजेज रहेंगे। सबसे पहला, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। जब हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्लांट प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी में, जब प्लांट प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे प्लांट प्रोडक्शन कम हुआ तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। अब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि डाइवर्सिटी भी उस एरिया में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हायर प्रोडक्टिविटी लीड टू द हायर डाइवर्सिटी। तो जब इसका ऑपोजिट होगा कि प्रोडक्टिविटी कम है, तो प्रोडक्टिविटी के कम होने के कारण से क्या होगा, डाइवर्सिटी भी क्या होगी, कम होगी। जब प्लांट प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जब प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्लांट डाइवर्सिटी यानी एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, सभी को फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस चीज़ को कि एनवायरमेंटल परचर्वेशंस भी आ सकते हैं, जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं पड़ जाती हैं, सूखा हो सकता है कि बाढ़ आए उसका, क्योंकि सारी चीज़ें जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। सारे जो फैक्टर्स हैं, आप लोगों ने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, ये क्या कर रहे होते हैं, दे इफेक्ट ईच अदर। लिविंग फैक्टर्स नॉन लिविंग पर अफेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स पर भी अफेक्ट करते हैं। तो आप जब एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे, आप पारितंत्र को नुकसान पहुंचाओगे, पारिस्थितिक तंत्र से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी हमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस से, जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल परचर्वेशंस हो सकते हैं, जैसे ड्रॉथ है, फ्लड्स हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। अब इकोसिस्टम प्रोसेसेस जो हैं, ठीक, वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी उनमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी। वेरिएबिलिटी का मतलब अंतर, चेंजेस। तो आप देखेंगे कि जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी, वाटर यूज जो है प्लांट्स के द्वारा, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स हैं, इन सभी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा किस चीज़ से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। तो इन्हीं सब कारणों के चलते हम लोगों को चाहिए कि हम लोग क्या करें, जैव विविधता जो है उसका जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हम लोग उसको संरक्षित करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अब कुछ मेन कारण हैं जिनके कारण से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उन सारे कारणों को हम लोग इन 4 मुख्य कारणों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, जिनको हम लोग द ईवल क्वाड्रेट बोलते हैं। जो ईवल क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है कि जो दुष्ट चौकड़ी है, आपके हिंदी में दुष्ट चौकड़ी बोलेंगे उसको। तो आप देखेंगे कि द ईवल क्वाड्रेट जो है इसमें आपके पास क्या रहेंगे, 4 मुख्य कारण रहेंगे जिनके कारण से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कारण है आपके पास वो क्या रहेगा बेटा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या रहेगा कि जब आप किसी से उसके रहने का निवास, रहने का स्थान क्या करते हैं, छीन लेते हैं, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो स्पीशीज़ क्या होंगे, यहाँ वहाँ जब फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उससे उनमें से कई के एक्सट्रैक्ट होने के और एक्सटिंक्ट होने के क्या हो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, आप ओवर यूज़ करते किसी चीज़ का, तो वो भी बेटा क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती, ख़त्म हो सकती। जैसे घर में भी कोई चीज़ बनती है, हम लोग जब उसको बहुत ज़्यादा क्या कर लेते, यूज़ कर लेते, और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से नेचर है। नेचर में जब आप किसी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, जल्दी ख़त्म होने के चांसेस हैं। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, जब बाहर से कोई क्या रहेगी, ज़्यादा पावरफुल स्पीशीज़ नेटिव स्पीशीज़ के एरिया में आकर के रहने लगेगी, तो उससे क्या होगा, जो नेटिव स्पीशीज़ है, इंडिजीनस स्पीशीज़ है, वो एक्सट्रैक्ट हो सकती है। को एक्सटिंक्शन, साथ में क्या हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना। तो कोई स्पीशीज़ जो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अगर एक क्या होता है, एक्सटिंक्ट होता है, तो अगला वाला जो रहेगा वो उसके साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इस वाले जो आपके पास टॉपिक है, इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है किस चीज़ का, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। कारण क्या है कि जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ से लेस देन 14% से 6% जो हैं वो कितना हुआ, उनका लॉस हुआ। तो लॉस फ्रॉम 14, जहाँ 14% जहाँ थे वो 6%। आपको सुनने में सिर्फ 14 से 6 लग रहा है, आप एरिया सोच सकते हैं कि 14 से 6 हो जाना मतलब कि कितनी सारी जो जगह है वो उन्होंने क्या करी, लॉस करी है। तो यहाँ पे क्या थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स रह रहे होंगे, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स से, उन प्लांट्स पर रहने वाले माइक्रोब, उन प्लांट पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, उन सभी को नुकसान हुआ होगा। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट, इनको क्या कर लिया गया, ख़त्म कर दिया गया विद इन आवर्स। क्यों ख़त्म कर दिया गया, तो हम लोग देखते हैं आगे। कल्टीवेशन के लिए किया गया, डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेज़न है। उसके अलावा ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इस तरीके से क्या कर दिया जाता, अलग कर दिया जाता। मान लो ये पूरी जगह क्या थी, एक समय पे सेम थी, इसको क्या कर दिया गया, हाईवेज निकालने की, या फिर नहीं माना हम लोग क्या इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कि हम लोग अपने यूज़ के लिए नेचुरल जो प्लेसेस हैं उनको क्या कर देते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। और उनको हार्म होने के कारण से क्या होता है, फिर देखो इस साइड के जो बट गए वो एनिमल्स इस साइड से बट गए, फिर वो एनिमल्स कभी इस तरफ आते हैं तो उनको भी कई बार लॉस होता है कि यहाँ से वो निकल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं, उनके एक्सीडेंट्स होता है, तो ओवरऑल वो यहाँ से यहाँ पे फिर सीधे से डिस्कनेक्ट ही हो गए एक तरीके से। डिफॉरेस्टेशन ऑफ आपके पास क्या रहेगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उसमें आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उसमें आप देखेंगे कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इसका इतना सारा एरिया जो है उसको क्या कर दिया गया, कट किया गया फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। अब कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन और उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ग्रास, जो ग्रास लैंड्स हैं उनको कैटल के लिए बना दिया गया। अब यहाँ पर भी तो बेटा क्या थे, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, वो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, लॉस्ट। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट एनिमल।
रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स। तो कई सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें लार्ज टेरिटरीज की ज़रूरत होती है, बेचारे वो एनिमल्स को क्या होता है, नुकसान पहुंच जाता है। अगला देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का क्या करना, यूज़ करना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो वो चीज़ क्या बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे ये पैसेंजर पिजन हुआ करता था, स्टेलर चीगाव है, ये क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। कारण क्या है कि इनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अभी आपको बताया गया एलियन स्पीशीज का मतलब कि कोई बाहरी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या रहेगा, जो हमारा नेटिव प्लेस है उस प्लेस पे रहने वाली स्पीशीज़ को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि जो एलियन स्पीशीज़ कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनस स्पीशीज़। इंडिजीनस मतलब जो अपने खुद के एरिया में रह रहे हैं, ठीक, नेटिव एरिया वाले, और एलियन स्पीशीज़ मतलब फॉरेन स्पीशीज, जो बाहर से आए हुए हैं, ये हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास एलियन स्पीशीज जो इन्वेजन के। नाइल पर्च के बारे में देखना है हमको कि ये आपके पास क्या है, नाइल पर्च है। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया ना लेक विक्टोरिया में, तो उसने क्या कर दिया, बहुत सारे स्पीशीज ये वाले जो है चिचिल्ड फिशेस के, इनको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे मोर देन आपके पास 200 स्पीशीज ऑफ चिचिल्ड फिश जो हैं वो उसको क्या कर दिया इन्होंने, लेक से गायब कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जाम्पल है इसी का, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका इन्वेजिव बीड है, आपने ये वाली जो इन्वेजिव बीड्स है ना, ये हम लोगों ने क्या किए हुए हैं ऑलरेडी, कई सारे चैप्टर्स में आपने इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कैरेट ग्रास है जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, दिस इज कैरेट ग्रास, आप इसको पहचान भी सकते। लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, जिसको आप इकोनिया के नाम से भी जानते हैं, ये है वाटर हाइसिंथ, ये है लेंटाना। आपके आसपास भी आपको देखने को हो सकता है मिल जाए। कॉज डैमेज टू अवर नेटिव, इनके कारण से हमारे जो नेटिव स्पीशीज है, नेटिव का मतलब जो हमारे एरियाज में बिलोंग करते थे, उन स्पीशीज को क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ। क्योंकि पहला तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एरिया कवर कर लेंगे, तो मोस्टली जो सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो इनको मिल जाएगी, फोटोसिंथेटिक रेट इनकी ज़्यादा, एज वेल एज ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, तो दूसरे स्पीशीज़ को रहने के लिए भी एरिया बेटा क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल है, इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया था बेटा अफ्रीकन कैटफिश का, जिसका साइंटिफिक नेम है कैलेरियस। एग्जाम्पल जो है इसका आपके पास इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश जो है कैलेरियस गैरेपिनस, इसका क्या किया गया, इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया था एक्वा कल्चर के लिए, फॉर एक्वा कल्चर। इसने क्या किया, इसने खतरा किस चीज़ पे किया, पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजीनस कैटफिश। अब जो इंडिजीनस कैटफिश हमारे रिवर्स में रह रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन पे नुकसान पहुंचाया, और ये वाले बेचारे कैटफिश जो थे इनको काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को एक्सटिंक्शन मैंने अभी हाल आपको बताया है कि को एक्सटिंक्शन का मतलब जब साथ में कोई स्पीशीज़ क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए,
तो उसको को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। साथ में हो जाए नहीं, क्या होता है एक्चुअल में कि हो जाते हैं। कारण क्या रहेगा कि जब कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, तो जो स्पीशीज़ उस पर डिपेंडेंट होती है अगर वो गायब हो जाए, यानी कि जिसको जिसकी ज़रूरत है वो ही गायब हो जाए, तो दूसरा वाला अपने आप से क्या हो जाएगा, नेचर से एलिमिनेट हो जाएगा। व्हेन अ स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट, तो स्पीशीज़ एसोसिएटेड विथ हिज, जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट, जब होस्ट, आप जानते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट का मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। पैरासाइट का मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और होस्ट का मतलब जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है। जब होस्ट ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो पैरासाइट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इन को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर, जो प्लांट के साथ ही इवॉल्व हो रहे हैं म्यूचुअलिज्म के साथ, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं अगर एक उनमें से कोई भी क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूका करके एक प्लांट का एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपको बताया था, वो भी आपका इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि संरक्षण से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हमारी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर सकते हैं। हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, फिर बायोडाइवर्सिटी के जो प्रकार हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें। देन फिर हम लोगों ने ये देखा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो क्या है। फिर अब जब बायोडाइवर्सिटी को लॉस हम लोग देख चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं इस लॉस को, उनका मेथड्स को हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर कवर करना है, जिसको हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। What are the main reasons for conservation of biodiversity? क्या कारण है कि जिनकी वजह से हमको बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है बेटा, संरक्षित करना है और प्रोटेक्शन देना है। तो देखो ये 3 मेन कारण हैं जिनको आप अलग अलग स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि जो आपका क्या रहेगा छोटे पैमाने पे, या एक जो आपका क्या रहेगा नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिसमें आप देखते हैं कि छोटे मोटे कुछ कारण ऐसे जिनके कारण से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना चाहते हैं। तो ये स्मॉल जो आपके पास प्रोस्पेक्टिव वाले जो कारण हो जाएंगे। फिर एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, जिसमें हम बृहद स्तर पर बायोडाइवर्सिटी जो है उसको क्यों हम लोगों को कंजर्व करना है, बड़े बड़े कारण हो जाएंगे। इथिकल आर्ग्यूमेंट, ये कुछ आपके किस चीज़ से, नैतिकता से रिलेटेड हो जाएंगे, तो वो आप देखेंगे, धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड हो जाएंगे कुछ। तो ये 3 मेन प्रोस्पेक्टिव्स हैं, हम एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि एक छोटे पैमाने पे देखते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चलते हम लोगों को अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। ह्यूमंस को क्या मिलते, बेनिफिट मिलते कहाँ से बेटा, नेचर से। जैसे हम लोगों को खाना मिल रहा है नेचर से, हम लोग जो भी फूड है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। तो वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम अवर नेचर। हम लोग को जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, उसके अलावा हम लोग को फाइबर मिलते, जो हम लोग कपड़े वगैरह यूज़ करते, कपड़े पहनते हैं, वो ऑब्वियस ही बात है कि या तो वो आपके क्या रहेंगे, नेचुरल फाइबर होते हैं या सिंथेटिक फाइबर, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम लोग नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे रबर, टेनिन्स, रेजिन्स, गम, डाई, परफ्यूम, और भी बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एज वेल एज मेडिसिन। आपके पास क्या रहेगा, मोर देन 25% जो ड्रग्स हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से। उसके अलावा आप देखेंगे 25,000 स्पीशीज़ हैं जो प्लांट्स के, वो आपके मेडिसिनल वैल्यू के हैं, यानी उनको जो क्या रहेगा ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें यूज़ करने के लिए किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रॉडली, ब्रॉड मतलब क्या होगा, बृहद स्तर पे, एक लार्ज पैमाने पे आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज में। जैसे
सबसे पहला जो आपका बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। तो टोटल जो आपका क्या रहेगा, अर्थ का 20% ऑफ ऑक्सीजन जो है अमेज़न के फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स वाई दे आर कॉल्ड लंग ऑफ आवर प्लेनेट। आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, लंग ऑफ आवर प्लेनेट कहलाते हैं। उसके अलावा पॉलिनेशन के लिए बेटा कई तरीके की बीज पाई जाती है ना, तो जैसे बी, बम्बल बी, बर्ड, बैट्स, ये क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन का काम कर रहे। तो अगर ये वाले स्पीशीज नहीं रहे, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो कैसे फिर बीज बनेंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो रिक्वायर्ड। उसके अलावा आपके पास क्या रहेंगे, एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब हम लोग नेचर की खूबसूरती जो है वो उसको काफ़ी पसंद करते हैं, और ओवरऑल मिला करके नेचर हम लोग को एक बहुत सुखद अनुभूति प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इथिकल आर्ग्यूमेंट। इथिकल आर्ग्यूमेंट में आपकी धार्मिक भावनाएं आ जाएंगी, और उसके अलावा आपके पास क्या रहेंगे, नैतिक जो मूल्य होते हैं वो आ जाएंगे। एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हर एक स्पीशीज जस्ट लाइक अस, हम लोगों की जिस तरीके से एक आंतरिक क्या रहेगा मूल्य है, उसी तरीके से उनका भी, जैसे हमको जीने का अधिकार है ऐसे अदर स्पीशीज को भी जीने का अधिकार है। तो एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। वी हैव अ मोरल ड्यूटी। हम लोगों की नैतिक जो क्या रहेगा कर्तव्य बनता है कि हमको उनके क्या करना है, प्रोटेक्शन को देखना है, उनकी देखभाल करनी है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। तो अब हम लोग नेचर को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, तो इन कारणों को हम लोग दो बृहद जो आपके पास क्या रहेंगे टाइप्स रहेंगे उनमें विभाजित कर सकते हैं। एक आपके पास क्या रहेगा, इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के मेथड है, संरक्षण के मेथड है। पहला जो संरक्षण का मेथड है वो इन सीटू कंजर्वेशन है, जिसको आप ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हो, और एक आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा जिसको आप ऑफ साइट कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन को सबसे पहले देखेंगे, जिसमें आप देखिएगा कि जो कंजर्वेशन है ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उन सभी का कंजर्वेशन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स में कर रहे होते हैं। तो विद इन दे अकर, जिसमें वो रह रहे, या तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में जानवर रह रहे होंगे, या तो फिर क्या कहाँ पे रह रहे होंगे, वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम में। तो जहाँ पर भी वो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको उसी जगह पर रहते हुए संरक्षित करना इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन में आएगा। इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज। आपको ये एज इट इज़ याद रखने, इस चैप्टर से आने वाले टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है वो इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनसे आने के चांसेस हैं। आप देखेंगे इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा कल्चरल लैंडस्केप्स, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी जो आपके पास जगह हैं ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन को। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको इनके नाम भी याद रखने, मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, तो जिसमें आपको क्या करने हैं, अलग अलग जो नेम है पूरे 14 याद रखने। बट ये आपको सिर्फ नंबर याद रखना कि 90 नेशनल पार्क पाए जाते, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आप इतने सारे याद रख ही नहीं सकते, आप सिर्फ नंबर याद रखें कि इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इतने आपके पास नेशनल पार्क, बाकी जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगी कि ये आप याद कर लीजिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क। जैसे नेशनल पार्क में क्या रहेगा बेटा, ये स्ट्रिक्टली रिजर्व एरियाज होते हैं किस चीज़ के लिए, वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए। अब इसमें क्या रहेगा, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग ये सब कुछ प्रोहिबिटेड होते, यानी इन सब पे रोक लगी हुई होती कि कोई आकर के इन एरियाज में ये सब नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है एरेविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरला में लोकेटेड है, वहाँ पर आप ये वाला नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंचुरीज। आपने सेंचुरीज के बारे में सुना होगा, तो ये आपके पास पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फोटोग्राफ दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते प्रोटेक्शन इज गिवन टू द एनिमल्स ओनली। ठीक, नेशनल पार्क में आपको क्या मिला, अभी लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, नेशनल पार्क देखा था, तो नेशनल पार्क में प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों का प्रोटेक्शन देखा जाता है। और लेकिन आप देखेंगे किस चीज़ को, सेंचुरीज को, तो हियर प्रोटेक्शन इज गिवन टू द एनिमल्स ओनली।
किसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को। कलेक्शन ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप जो है वो थोड़ी बहुत अलाउ की जाती, कब तक? जब तक जानवरों को किसी प्रकार से हार्म ना हो। तो इसमें क्या रहेगा? एग्जाम्पल पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आप इसका नाम भी क्या करेंगे? याद रख लेंगे। अगला आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये एरियाज होते हैं या फिर कोस्टल इकोसिस्टम्स होते हैं जिनको कंजर्वेशन में रखा जाता है और सस्टेनेबल यूज में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स एक्चुअल में ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित एरियाज होते हैं जिनमें आपके क्या रहेंगे? कुछ जंगल भी हो सकते हैं, ये कुछ आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और कोई नदी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती। सेक्रेड का मतलब ही धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड है। फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड, जो कम्युनली मतलब जनजातियाँ जो हैं वो या फिर जो आपके पास क्या कम्युनिटीज़ होती हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, अपनी धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड। एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप हैं। इन सभी के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जैसे सेक्रेड ग्रुप खासी और जयंतिया हिल्स वाले जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में। अरावली हिल्स जो हैं जो कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? राजस्थान में। वेस्टर्न घाट जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में। सरगुजा और उसके अलावा चंदा, बस्तर, ये एरिया मध्य प्रदेश के हैं जहाँ पर ये धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड आपको क्या मिल जाएंगे? एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं वहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज़ को। इनको आप सेक्रेड ग्रुप्स के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला आपके पास एक्स-सी-टू कंजर्वेशन। देखो इन-सी-टू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन था, वेयर एक्स-सी-टू कंजर्वेशन क्या है? ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट का मतलब जिस नेटिव प्लेस पे रह रहा है उसे हट करके हम लोगों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है एनिमल्स को। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एक्स-सी-टू कंजर्वेशन ऑफ साइट कंजर्वेशन है। इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर हैबिटेट। अभी मैंने आपको बताया आउटसाइड ऑफ हैबिटेट जो रहेगा वो कंजर्वेशन होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। सबसे पहला आपके पास जेनेटिक रिसोर्स सेंटर हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं किस चीज़ को? जो गैमीट्स वगैरह हैं या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, हाइब्रिड वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करना है, उनसे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है आपके पास, उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते। अगला है जूलॉजिकल पार्क। जूज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जू जो होते हैं इन्हें यहाँ पे क्या रहेंगे? आपको वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे जिनको संरक्षित किया जाता है अदर दूसरी जगहों से ला करके। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स भी आपने सुना होगा। उसके अलावा बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे मेथड्स जो हैं वो ऑफ साइड कंजर्वेशन के हैं जहाँ पे संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को आउटसाइड देयर नेटिव हैबिटेट। इन सब के नाम आपको एज इट इज़ ही याद रखने हैं। उसके पीछे का कारण क्या रहेगा एज इट इज़ याद रखने का? क्योंकि आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछ लिया जा सकता है कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एक्स-सी-टू कंजर्वेशन, तो आपको सब याद रखने हैं। बोटेनिकल गार्डन हुए, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, जीन बैंक हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, सॉरी। उसके अलावा आप देख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन एक मेथड है किस चीज़ का? गैमीट्स को संरक्षित करने का। नाउ वी आर लुकिंग फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, हॉट स्पॉट्स के बारे में। तो हॉट स्पॉट्स बेटा क्या होते हैं? ये अर्थ के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो दीज आर द रीजन्स विथ वेरी हाई स्पीशीज़ रिचनेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाएंगे, हाई स्पीशीज़ वाले एरियाज़ को आप हॉट स्पॉट बोलते हो। हाई डिग्री ऑफ, जब हाई स्पीशीज़ रिचनेस होगा, हाई स्पीशीज़ जो आपका हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी होगा। एंडेमिज्म मीन्स आप देखोगे स्पीशीज़ जो आपकी कन्फाइन होंगे केवल और केवल स्पेसिफिक रीजन से। जब स्पेसिफिक रीजन से आपके क्या है कन्फाइंड है, तो फिर आपको उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, बट मोस्ट थ्रेटेंड रहेंगे। ठीक, तो ये जो एरियाज़ हैं वो आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए? तो देयर आर 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में
34 हॉटस्पॉट है, आउट ऑफ 3 हमारे भारत में पाए जाते हैं। 3 जो है 3 हॉटस्पॉट इंडिया को कवर करते, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को कवर करते। सबसे पहला वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला रीजन है, फिर इंडो बर्मा वाला रीजन है, देन फिर हिमालय वाला। ये तीनों आपको नेम बहुत अच्छे तरीके से याद रखने, और नंबर ऑफ जो आपके पास हॉटस्पॉट्स हैं वो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। दैट इज 34 जो आपके पास हॉटस्पॉट्स हैं वो वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, 3 इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका। फिर आप देखेंगे इंडो बर्मा वाला रीजन जो आपको ऊपर साइड पे देखने को मिलेगा, और हिमालय वाला रीजन ये भी आपको ऊपर साइड पे देखने को मिलेगा। ये है वेस्टर्न घाट वाला रीजन, इंडो बर्मा वाला रीजन है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जितने भी हॉटस्पॉट हैं ये कवर कर रहे हैं लेस देन 2% ऑफ एरिया को अर्थ के, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पूरी कवर कर रहे हैं। तो ऑल द हॉटस्पॉट टुगेदर कवर ओनली लेस देन 2% ऑफ अर्थ का लैंड एरिया। अर्थ के लैंड एरिया का लेस देन 2% ही कवर कर रहे हैं, बट स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो एक्सट्रीमली हाई, यानी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है। प्रोटेक्शन जो होता है, प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 30%। इन्हीं हॉटस्पॉट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा के हम लोगों ने जो करंट ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन है उसको कम से कम 30% क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट जो ये वाले टॉपिक है हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को ये इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स को कवर करना है। ये वाले टॉपिक्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद सम क्वेश्चंस कवर करेंगे।